जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट में वर्णिका पुस्तक। वर्णिका पुस्तक में जितने भी चैप्टर हैं यानी कि 5 चैप्टर हैं, उस सभी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स को देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप उस निर्देश को ज़रूर पढ़ें। और आगे देखते हैं, यहाँ पर भी आपको पूरे चैप्टर का नाम दिया हुआ है। जैसे पहला नंबर में दही वाली मगम्मा, फिर ढहते विश्वास, माँ, और फिर नगर, और फिर धरती कब तक घूमेगी। इस सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे सबसे पहला नंबर जो आपका चैप्टर आता है वो है दही वाली मगम्मा। इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहला नंबर जो आपका चैप्टर है दही वाली मगम्मा, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसे ऑब्जेक्टिव के रूप में याद कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस कहानी के कथाकार कौन है, तो श्रीनिवास हैं। यानी दही वाली मगम्मा जो है उस कहानी के जो कथाकार हैं वो श्रीनिवास हैं। उसके बाद श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी को। आगे है श्रीनिवास का जन्म कहाँ पे हुआ था, यानी कि कर्नाटक के कोल्लूर जिला में हुआ था। आगे है इस कहानी के अनुवाद B.R. नारायण हैं, यानी कि इस कहानी के अनुवाद जो किए थे वो B.R. नारायण ने किए थे। आगे है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, यानी कि श्रीनिवास का पूरा नाम देखिए मास्ती वेंकटेश अयंगार, यानी कि मास्ती वेंकटेश अयंगार, इसे आप याद रखिएगा। मगम्मा दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगम्मा दही कहाँ बेचने जाती थी, तो बेंगलुरु। आगे है मगम्मा का गांव अवलूर के पास था, यानी मगम्मा के गांव कहाँ था, अवलूर के पास। आगे मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। आगे है मगम्मा गांव के जुआरी का नाम रंगप्पा था, यानी मगम्मा के जो गांव का जो एक लड़का था उसका, यानी कि जो जुआरी था उसका क्या नाम था, रंगप्पा। आगे देखते हैं, आगे जो आपका है नोट्स पॉइंट कि मगम्मा के गांव के रास्ते, यानी मगम्मा के गांव के रास्ते के कुएं का नाम अमराई का कुआं था। आगे है मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना थी, तो 8 रुपये थी। इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे है कि मगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा से कहा, यानी कि मगम्मा ने अपने बहू से क्या कहा था, तो बोली थी क्यों रे राक्षसी बच्चों को मार डालोगी। यानी कि ये कहानी बहुत ही अच्छे है, आप एक बार ज़रूर इस कहानी को पढ़िएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बार में ही आपको पढ़ने से याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें सब्जेक्टिव जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें सभी अच्छे तरीके से जो आंसर लिखा गया उस सभी शब्दों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। चलिए आगे है आपका पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर प्रश्न है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए मगम्मा का अपनी बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा के बेटे को भी अपनी बहू अपने वश में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद रहता था। ये सटीक आंसर है, आप इसे लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है दूसरा नंबर प्रश्न, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए रंगप्पा एक गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, यानी रंगप्पा एक गांव का जुआरी व्यक्ति था, जुआ खेलता था, गांजा पीता था, दारू पीता था, जो कुछ पैसों कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। इसे लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो देखिए नजम्मा, यानी कि मगम्मा के जो बहू थी उसका नाम था क्या, नजम्मा। तो नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए अपने सास के पास, यानी कि अपने जो बेटा था उसे सास के पास क्या कर दिया, भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। यहाँ पे है नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को, यहाँ बेटे होगा यानी कि बेटे
को सास के पास भेज दिया था। ठीक है, तो उसे आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए, यानी कि मगम्मा को मनाने के लिए उसकी बहू नजम्मा अपने बेटों को बार बार अपने सास के पास भेज देती थी, जिसके कारण उसकी सास मान भी गई थी। चलिए आगे देखते हैं, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो देखिए बहुत ही कम शब्दों में और सटीक आंसर लिखा गया है। इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं। इनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ था कर्नाटक के कोल्लूर जिला में। वह कन्नड़ साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये बहुत उनके लिए परिचय बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया परिचय को, तो आप इसे याद कर लीजिए। इसे आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे जो आपका क्वेश्चन है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी मगम्मा क्या, दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा का क्या योगदान रहा है उनके बारे में लिखिए। देखिए मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। यानी कि इस कहानी में मगम्मा जो है, यानी कि समझिए कि मुख्य पात्र है और अपने बेटे, पोते और बहुओं के बारे में कहानी को बताया गया है। तो इसे आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, दही वाली मगम्मा, यानी कि दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यानी कि सारांश आपको लिखना है। ठीक है, तो उसे आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम शब्दों में तैयार किया गया है। इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा सटीक आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। देखिए उत्तर में लिखा गया, यानी कि इसका आंसर है, यह कहानी एक विधवा औरत की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती है। इस कहानी के मुख्य पात्र मगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती है उसका उपयोग घर के कार्यों में करती है, परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ उसका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटने को दर्शाता है। यानी कि ये जो कहानी है इसमें जो बात लिखा गया है, अक्सर हर एक घर में ऐसा घटना घटते रहता है। जब तक बेटे के शादी नहीं होती है तब तक वह माँ की बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। इतना आप लिख दीजिएगा। इस कहानी का सारांश बहुत ही कम शब्दों में और बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इसे आप एक बार पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। चलिए इसके बाद आपका आता है यानी कि दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए है ढहते विश्वास। और ढहते विश्वास में नोट्स पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और इसमें कौन कौन से नोट्स पॉइंट है उसे देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है, पहला है ढहते विश्वास कहानी के लेखक 7 कोढ़ी होता। ठीक है, अगला है 7 कोढ़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे लिखा गया 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। आगे 7 कोढ़ी होता का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था, मयूरभंज में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है इस कहानी के अनुवादक, यानी कि इस कहानी के अनुवाद कौन किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए थे। आगे लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम था गुणनिधि। स्वेच्छा दल गुणनिधि ने बनाया था, स्वेच्छा दल गुणनिधि ने बनाया था। बाढ़ आने की खबर सरपंच को देनी थी। बाढ़ जब आया था यानी कि आने के लिए जैसे ही यानी कि लगता कि हाँ बाढ़ आने वाला है तो सरपंच को खबर दे दिया जाता। आगे विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है, यह कथन ढहते विश्वास कहानी में है, यहाँ में है, ढहते विश्वास कहानी में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराजा
याताती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। आगे, लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। आगे, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे। आगे है कि यह कहानी उड़िया कहानी है, यानी कि ये जो कहानी है उड़िया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यह कहानी क्या है, उड़िया है, राजस्थानी है, या फिर कन्नड़ है, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर होगा, उड़िया। चलिए आगे अब देखते हैं इसमें सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी बहुत अच्छे शब्दों में सही आंसर लिखा गया है। देखिए इसमें आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी उसकी परिचय का चरित्र चित्रण कीजिए। सॉरी, यहाँ पे है लक्ष्मी कौन थी उसकी पारिवारिक का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि परिवार में जो लोग थे उनका चरित्र चित्रण करना है। देखिए, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के एक मुख्य पात्र थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी, यानी कि बहुत ही सहन करने वाली महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्चा नहीं चल पाती है, यानी कि जो लक्ष्मण कमाते हैं उस पैसा से पूरा घर का खर्चा नहीं चल पाता है, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर छोटे मोटे काम करना पड़ता है, तब जाकर के घर के जो भी कार्य था उस संपन्न होता है, नहीं तो दूसरा से पैसा उधार लेना पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि कहानी, दूसरा नंबर आपका जो प्रश्न है इसे बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। कहानी के आधार पर प्रमाणित कीजिए कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित है, यानी कि कहानी के ही आधार पर आपको स्थापित करना है, बताना है कि वहाँ के जनजीवन कैसा है। देखिए इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के आने में चर्चा है। ठीक है, इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहाँ के लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ के भीषिका को दर्शाती है, यानी कि ये जो कहानी है बाढ़ और सुखाड़ के स्थिति के बारे में दर्शाती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों को यानी कि चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, यानी प्रस्तुत कीजिए। यानी ढहते विश्वास कहानी में जब बाढ़ आया था अपने शब्दों में बताइए कि वह कैसा दृश्य था। देखिए इस कहानी में बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयावह थी, काफ़ी डरावना थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें, घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं आशाएं नहीं बचती। गांव में एक स्कूल या जिसे लोग अक्सर जाकर, यानी कि स्कूल था जहां पर लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत में भी पानी था, यानी कि स्कूल के छत पर भी पानी चला गया था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टिल्हे पर पहुंचे थे। जो व्यक्ति ऊंचे टिल्हे पर पहुंचे थे उनका जान बच गया था, बाकी के यानी कि मृत्यु होना तय था। यानी कि सभी वहाँ के जनजीवन यानी कि त्रस्त हो गए, जानवर, पशु, आदमी सब लोग वहाँ के मारे गए उस बाढ़ में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। देखिए इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यानी कि यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बारिश यानी कि भारी भारी बरसात और भयावह बाढ़ का यानी कि सामना करना पड़ता है, कि लोगों का जो विश्वास भगवान
के प्रति था वह भी टूट जाता है, इसलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक उचित है। यानी कि कोई व्यक्ति यानी कि यह उम्मीद लगाकर किसी पर विश्वास करता है और वह विश्वास जब टूट जाता है तो समझिए कि उसका विश्वास ढह रहा है, इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है ढहते विश्वास। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर आपका प्रश्न है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। यानी कि लक्ष्मी कैसा यानी कि कैसी थी, वह कैसा सोचती थी, वो लोगों के प्रति उसका सोच विचार क्या था, उसके बारे में बताना है। देखिए लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्र है। वह बहुत ही साहसी औरत थी, बहुत ही सहनशील औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चे को यहाँ से बाहर निकालती हैं। यही इस कहानी में यानी कि बताया गया है और लक्ष्मी के यह व्यक्तित्व विचार है। चलिए आगे आपको जो है 6ठा नंबर प्रश्न उसे देखना है। 6ठा नंबर जो आपका प्रश्न है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित हो रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं बताइए। यानी कि बिहार का भी जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने शब्दों में आंसर लिखें। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा किया गया है, परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ नहीं हो। सूखा से तो ज़्यादा क्षति नहीं होता है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2-3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं, जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ यानी कि बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि खेती को होता है। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए बाढ़ और सुखाड़ हमारे बिहार के लिए अभिशाप है। यानी कि बाढ़ और सुखाड़ हमारे बिहार के लिए बहुत ही समझिए कि दयनीय स्थिति है। इसका व्यवस्था नहीं है। सरकार से हम लोग उम्मीद हर एक साल लगाते हैं इसका व्यवस्था किया जाएगा और न बाढ़ आए और न सुखाड़, ज़रूरत के हिसाब से हमें पानी मिले और ज़रूरत के हिसाब से यानी कि बरसात को रोका जा सके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए आगे आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं कि 3 में क्या क्वेश्चन है। 3 में आपको चैप्टर है, इसमें पढ़ने के लिए माँ और ये गुजराती कहानी है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए यानी कि तीसरा नंबर चैप्टर में आपको है उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, जो पहला नंबर है, इस कहानी के लेखक और कथाकार कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। यानी कि माँ कहानी है, उसका लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। अगला है, इस कहानी का अनुवादक कौन है, अनुवाद किसने किया है, तो गोपाल दास नागर। आगे है, मंगू की माँ के 4 संतानें थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मंगू की माँ के कितने संतानें थी, तो 4। आगे है, मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम था कुसुम। याद रखिएगा, मंगू के बड़ी बहन का नाम कमो था। क्या था, कमो। आगे, मंगू की माँ के अस्पताल में एक यानी कि मंगू की माँ के लिए अस्पताल जो है गौशाला दिखाई देता था। गौशाला की तरह वो सोचती थी, एकदम गौशाला है, अस्पताल को गौशाला के भांति वो समझती थी। माँ मंगू को अस्पताल में नहीं भेजना चाहती थी। ठीक ना, मंगू की माँ सोचती थी कि मंगू को अस्पताल में नहीं भेजा जाए। आगे है, देखिए आगे जो आपको पढ़ने के लिए है कि मंगू की माँ ने अपनी यानी कि मंगू की माँ पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, जब गांव के दूसरी यानी कि गांव के दूसरी लड़की जो कुसुम थी यानी कुसुम थी, वो कुछ ही दिनों में ठीक होकर के जब वापस लौटी थी तब अस्पताल को विरोध नहीं की थी। आगे, मंगू के अलावा उसके 3 भाई बहन थे, यानी कि मंगू के अलावा 3 और भाई बहनें थे।
गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। आगे है मंगू को घर में यानी कि मंगू को घर से बैलगाड़ी से ले जाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगू को घर से अस्पताल कौन से गाड़ी से ले जाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा बैलगाड़ी। आगे है मंगू को अस्पताल छोड़ने पर माँ और बड़े भाई गए थे, यानी कि माँ और बड़े भाई छोड़ने गए थे। मंगू को अस्पताल में छोड़ने कौन गए थे, तो माँ और बड़े भाई। आगे मंगू की याद में माँ भी पागल हो गई थी। बताइए, माँ भी मंगू के याद में पागल हो गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगू के याद में कौन पागल हो गई थी, तो माँ। आगे है माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी में आई थी, यानी घोड़ा गाड़ी जिसे हम टमटम भी कहते हैं, तो घोड़ा गाड़ी से आई थी। आगे माँ अस्पताल से घर यानी कि 10:45 रात के यानी कि 11:15 यानी कि आई थी। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, आप इसे याद रखिएगा कि माँ अस्पताल से घर कितने बजे आई थी, तो 11:15 चलिए, मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को यानी कि पत्र लिखा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा मंगू की माँ अपने यानी कौन से बेटे को पत्र लिखा था, तो बड़े बेटे को। चलिए, अब इसका लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। यानी कि मंगू के प्रति उसकी माँ और उसके परिवार के क्या व्यवहार है, क्या सोचते हैं, उसके बारे में लिखना है, क्या फ़र्क सोचते हैं। आगे इसका आंसर देख लीजिए, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर में बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से यानी कि घर के परिवार वाले और उसकी माँ में आसमान ज़मीन का फ़र्क था, यानी कि सोचने की। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है, विचार करें। तो इसका सही आंसर होगा कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू को अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। वो हमेशा सोचते रहते थे कि घर पर तो सिर्फ हम यानी कि उसकी माँ हूँ इसलिए सेवा करता हूँ, लेकिन वहाँ पे अस्पताल में कौन करेगा। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। यानी कुसुम नाम के जो लड़की थी वो जब कुछ ही दिनों में ठीक हो गई तब लोगों का विचार क्या था, लोगों के प्रति यानी कि उसके प्रति और मंगू के प्रति क्या सोचने लगे, उसके बारे में अपने शब्दों में बताइए। देखिए इसमें जवाब है कि जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले उस मंगू के परिवार के लोग यानी लोग भी मंगू की माँ को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। यानी कि जब कुसुम ठीक होकर गांव आने ही वाले थे, यानी कुछ ही दिन में जब ठीक हो गए तब यानी कि सभी लोग गांव के लोग गए मंगू की माँ के पास और बताएं कि इसे भी आप अस्पताल में भर्ती कराइए, आपके भी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी के बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कह दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता, यानी कि सार्थकता यहाँ होगा, सार्थकता पर विचार करें। चलिए, माँ कहानी में
एक माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। यानी कि इस कहानी में यानी कि माँ अपने बेटी के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाती है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं यानी कि खुद भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है, 100% उचित है। आप एक बार इस कहानी को ज़रूर पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उसी अस्पताल के कर्मचारी यानी कि व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। यानी कि जिस अस्पताल में मंगू को भर्ती किया जाता है वहाँ के कर्मचारी लोग, अस्पताल के लोग कैसे यानी कि कैसा हैं, उन्हीं के बारे में विचार करना है। तो देखिए इसमें बताया गया कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं, यानी कि बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। संवेदनशील हैं, यानी संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। वहाँ एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, यानी कि वहाँ के नर्स भी थी, बहुत अच्छे तरीके से यानी कि रोगियों को रखती थी, समय पर दवा देती थी, समय पर उसको हर एक यानी कि क्रियाओं को करवा देती थी। चलिए अब आता है चैप्टर नंबर 4। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो यानी कि गलती से यानी कि माँ लिखा गया, यहाँ पे आपका नगर होगा, ठीक है, नगर, ठीक है। ऊपर आपको दिया गया है शेड्यूल में, उसे देख लीजिएगा। चौथा लेसन जो आपका है चैप्टर नंबर 4 वो है नगर, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपका नोट्स पॉइंट है उसे हम देखते हैं। चलिए तो देखिए चौथा नंबर में आपका जो पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, आपको नगर कहानी के लेखक या कथाकार कौन है, तो सुजाता है। कौन है? सुजाता। चलिए आगे, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो A.S. रंगराजन, ठीक है, A.S. रंगराजन। आगे सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो 3 मई 1935 को हुआ था। आगे सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इस कहानी के अनुवादक कौन है, तो K.A. जमुना, इसे आप याद रखिएगा। इस कहानी के मुख्य पात्र पापत्ती है। और उसके बाद पापत्ती की उम्र कितनी थी, तो 12 वर्ष थे, यानी कि 12 वर्ष। पापत्ती के गांव का नाम यानी कि क्या था, यानी कि पापत्ती के गांव का नाम क्या था, तो मुन्ना डीप पट्टी था, मुन्ना डीप पट्टी। चलिए आगे देखते हैं नोट्स पॉइंट को। चलिए आगे आपको है, पापत्ती की अम्मा का नाम बली अम्बाल था। आगे पापत्ती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। मेनिंजाइटिस रोग, इसमें बुखार यानी कि बुखार की मात्रा ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें बुखार बहुत तेज़ होता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, ठीक है, जिसे मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं हम लोग। चलिए आगे है, पापत्ती की माँ को कमरा नंबर 48 यानी कि 48 में सुबह 7:30 बजे बुलाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव, पापत्ती की माँ को कितने नंबर कमरा में बुलाया गया था, तो 48 यानी कि 48। और उसके बाद कितने बजे बुलाया गया था, तो 7:30 यानी कि 7:30 बजे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़ कर आए थे, यानी कि बड़े डॉक्टर ब्रिटिश से मेडिकल के पढ़ाई पढ़ के आए थे। आगे, बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापत्ती को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। आगे है, उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावे धनशेखर पाल एवं हेड नर्स मिरांडा थी। चलिए आगे आपका है, बिना इलाज कराए बली अम्बाल अपनी पुत्री पापत्ती को लेकर वेदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगते हुए वापस अपने घर लौट गई। यानी कि बली अम्बाल अपनी पुत्री को यानी पापत्ती को लेकर के अपने घर लौट आई,
ठीक ना, मंदिर में मन्नत मांगते हुए। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर थे व्यवहार कुशल नहीं थे, जिसके कारण बड़े डॉक्टर के कहने के बाद भी यानी कि अस्पताल में भर्ती नहीं होती है पापत्ती। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए यहाँ है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। देखिए इस कहानी का लेखक यानी कि लेखक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पापत्ती के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है, इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दूसरा है कि पापत्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी, यानी कि पापत्ती कौन थी जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से। पापत्ती बली अम्बाल की पुत्री थी, वह शहर के यानी कि वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पापत्ती किस शहर में लाई गई थी, तो मदुरै शहर में लाई गई थी। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पापत्ती कौन रोग से यानी कि ग्रसित थी, तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। चलिए आगे देखिए, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पापत्ती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा, विचार करें। यानी कि बड़े डॉक्टर पापत्ती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहे थे, तो देखिए बड़े डॉक्टर ब्रिटिश से मेडिकल से यानी कि ब्रिटिश से ही मेडिकल से पढ़ कर आए थे। वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा, लेकिन नहीं हो पाई थी। उसको सुबह बुलाया गया था, ठीक है, जिसके कारण कुछ आगे बात था, आप पढ़ लीजिएगा अपने बुक में। बाकी आप इतना आप लिख देते हैं आंसर तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापत्ती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती है। देखिए बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापत्ती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर यानी कि वहाँ के अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। यानी कि वहाँ के बड़े डॉक्टर बहुत अच्छे थे, कार्यकुशल थे, लेकिन उनके छोड़कर के सब कार्यकुशल नहीं थे। वह बेड खाली नहीं है का झांसा देकर पापत्ती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता है। ठीक है, यानी कि उससे साबित हो जाता है कि उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बली अम्बाल का चरित्र चित्रण कीजिए कि बली अम्बाल कैसी औरत थी या फिर उसका विचार कैसा था। बली अम्बाल इस कहानी के मुख्य पात्र पापत्ती की अम्मा है, यानी कि बली अम्बाल मुख्य पात्र है, लेकिन ये पापत्ती की अम्मा यानी कि माँ है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत ही साहसी थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज करने के लिए अकेले ही बड़े शहर मदुरै चले आई थी। यहाँ के अस्पताल में अच्छे व्यवस्था न देखकर वापस अपनी बेटी को लेकर गांव चले जाती है, क्योंकि वहाँ अस्पताल में व्यवस्था तो ठीक ही था, लेकिन वहाँ के कर्मचारी लोग यानी कि कार्यकुशल नहीं थे, सिर्फ वहाँ के बड़े डॉक्टर ही अच्छे थे। लेकिन बड़े डॉक्टर के चले जाने के बाद यानी कि कोई कार्य सही से नहीं हो पाता। चलिए अगला है आपका चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ने के लिए है धरती कब तक घूमेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसे आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपके आँखों से आंसू ज़रूर निकल जाएगा। तो आप एक बार इस कहानी को ज़रूर पढ़ें, यह एक राजस्थानी कहानी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा।
चलिए इसमें जो आपका नोट्स पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसे देख लेते हैं। देखिए, धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की कहानी है। ठीक है, इस कहानी के पाठ यानी कि इस पाठ के लेखक सावरदैया हैं। यह एक राजस्थानी कहानी है। इसके अनुवादक सावरदैया खुद ही यानी कि अपने खुद किए हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र सीता, यानी कि सीता को आप हमेशा अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इस कहानी में सीता बहुत ही रोती बिलखती और दुख को सहती है। चलिए आगे देखिए, सीता के 3 बेटे यानी कि कौन कौन थे, कैलाश, नारायण और बिरजू। यानी कि सीता के 3 बेटे थे, कैलाश, नारायण और बिरजू। कैलाश की पत्नी के नाम राधा, नारायण की पत्नी के नाम भंवरी और बिरजू की पत्नी के नाम पुष्पा है। आगे, सीता अपने काले ओढ़ने को देखकर रुआसी हो जाती है। क्यों? आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में या फिर क्वेश्चन में आपको सही से आंसर इसे प्राप्त हो जाएगा। आप इसे याद रखिए कि सीता अपने काले ओढ़ने को देख करके रुआसी हो जाती है। आगे है, उनके बेटे ने सीता को 1-1 महीने खिलाने का नियम बनाया था। आगे है, जब सीता के बेटे उन्हें 1-1 महीने करके सबके यहाँ खाने की बात करता है तो सीता काफ़ी उदास हो जाती है। आगे है, अंत में उनके बेटे ने सीता को 50-50 रुपया महीना देने का नियम बनाया था। ठीक है, एक माँ थी, उनके 3 बेटे थे और अंत में जब बूढ़ी हो गई थी तो खाना खिलाने के लिए महीने बांध दिया गया था। लास्ट में इतना उनका सोच गंदा था कि 50-50 रुपया देने का निर्णय लिए थे कि हर एक बेटा 1 महीने में 50 रुपया अपने माँ को देगा। तो 3 बेटे थे, तो तीनों मिला करके अगर देखा जाए तो टोटल 150 रुपया होता था। क्या किसी एक महिला को या फिर किसी एक व्यक्ति को 1 महीने में 150 रुपये में भरपाई हो जाएगा, सब खर्चा चला लेगी? बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में बाकी शब्दों को अच्छे तरीके से जानेंगे, अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्यों? यानी कोई व्यक्ति जब अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? इसका आंसर है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, न उनके बेटे और न उनकी बहुएं। यानी कि उनका परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो बूढ़ी की अवस्था में हो गई तो न उनके बेटे अच्छे से बात करता है और न उनकी बहुएं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पाली बदलने पर, पाली कहने का मतलब एक बेटे के यहाँ खाना खाती है, उसके बाद महीने पूरे हो जाने के बाद दूसरे बेटा के यहाँ चले जाती है, उसी को पाली कहते हैं। यानी पाली बदलना, एक से दूसरे के यहाँ जाना। तो पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता न खुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारण पर विचार करें। यानी कि 3 बेटे थे और उनके पोते भी थे, पोतियां भी थी। जैसे ही एक बेटे से दूसरे घर यानी दूसरे बेटे के घर जाते थे रहने के लिए, तो उनके जितने भी पोते पोतियां थी बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि आज से दादी मेरे घर खाना खाएगी। ठीक है, लेकिन उनके माता पिता, ठीक है, ना खुश होते थे, ना बिल्कुल, यानी कि खुश होते ही नहीं थे। कहते थे कि अब आज से जो इनकी माँ है से मेरे यहाँ खाना खाएगी, अब ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इनका सही आंसर। बच्चों के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पत्नी यानी कि पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उनके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाओगे, हम साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का शागिर्द और प्यार आनंददायक था। अंत में वे खुश होते, पर उनके बेटे एवं बहुएं माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वे नाखुश होते थे। यानी कि उनकी बहू और उनके बेटे नाखुश होते थे क्योंकि माँ को ही बोझ समझते थे अपने घर में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इस समय उसकी आँखों
के आगे न तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। प्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी कि जो सीता थी उस समय न तो आँख के आगे अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। चलिए देखते हैं इस पंक्ति यानी कि इस पंक्ति में धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सावरदैया है। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहुओं पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आकाश और धरती के बीच जो घुटन होती उससे ज़्यादा अपने घर में ही घुटन महसूस कर रही थी, जिसके कारण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सीता का चरित्र चित्रण कीजिए कि सीता कैसी औरत थी, यानी कि धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के आधार पर। आंसर है सीता 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोते पोतियां वाली एक विधवा औरत है जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार के यातनाएं यानी कि यातनाएं बहुत ही तानाएं सुनने पड़ती थी, सहने पड़ती थी। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी के लिए अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चले जाती है। 3 बेटे थे, तीनों बेटा अपने माँ को रखने के लिए अलग अलग नियम बनाते थे हर एक महीने। कभी एक महीना उसके यहाँ खाएगी, कभी एक महीना उसके यहाँ खाएगी, फिर उसके बाद 50 रुपया दिया जाएगा। हर एक दिन नया नियम बनता था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की यानी कि सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका सही जो आंसर है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी, यह घटना प्रधान है। ठीक है, सीता यहाँ पे डबल लिखा गया, एक ही होगा। सीता अपने बेटे और अपने बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है, यानी कि बातों को सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। वह आकाश की ओर दृश्य उठाकर देखती है, यानी आकाश की ओर देखती है, आसमान को देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस करती है कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इनके अलावे भी तो कुछ और है। यानी कि 2 वक्त की रोटी ही सिर्फ थोड़ी ना, इसके अलावा और भी तो कुछ है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी दे और उसे उसके बदले में बहुत से गाली गलौज या फिर हमेशा ताना सुनाए। वही अलावे खाली इच्छा ही तो दुख भोगने का बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यह शीर्षक की सार्थकता बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि सीता को भी पता है कि धरती घूमेगी, लेकिन कब तक घूमेगी ये नहीं पता है। चलिए अब ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 एवं 5, पांचों चैप्टर इस एक वीडियो में आपको समाप्त कर दिया गया। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक ही बार में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। 9801534343 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में जुड़ते हैं तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी का PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।